नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने के लिए आया हूं कि अगर आपका भी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का मामला अटका हुआ है या कोई भी चेक बाउंसिंग का केस आपका फंसा हुआ है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जल्दी जल्दी केसेस को खत्म करा जाए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पास करा है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं और ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर एक एडवोकेट हो या एक आम इंसान हो, आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले केस का नाम आपको रेफर करना जरूरी है, संजा बेजतारी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट की कॉपी जो है आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा लिंक, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपना लिंक शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट जजमेंट मिल जाएगा, तो आप लोगों को ये आसानी रहेगी जजमेंट की कॉपी को मिलना भी। तो मुद्दे की बात ये है, इसका पेज नंबर 12 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 6 गाइडलाइंस नई जारी करी है। अगर ये 6 गाइडलाइंस आपने फॉलो नहीं करी तो आपका केस एनआई के अंदर, एनआई कोर्ट के अंदर आएगा ही नहीं और केस की सुनवाई होगी ही नहीं, इंसाफ आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये 6 गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसका पेज नंबर 12 पे आप आ जाओगे, तो पेज नंबर 12 में आपको ये 6 गाइडलाइंस मैं आपको समझा देता हूं बहुत ईजी रूप से। सबसे पहली गाइडलाइंस यहाँ पे क्या जारी करी है, ए नंबर पे सबसे पहले कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी मामला 138 के अंदर अपना कोर्ट में आता है तो पहले 138 की अपनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। जो टाइमलाइन है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको कंप्लीट टाइमलाइन बताया हुआ भी है। मुद्दे की बात यहाँ पे है कि अगर कोई भी 138 का मामला होता है तो यहाँ पे जो है ना, ड्यूअल सर्विस ऑफ समन का अधिकार कंप्लेनेंट को देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ऐसी स्टेज आ चुकी है कि एक्यूज को बुलाना है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है अपना सम्मन जारी करेगा एक्यूज व्यक्ति को कि आ जाओ कोर्ट के अंदर, आप पेश हो जाओ। तो यहाँ पे साथ में एक अधिकार कंप्लेनेंट को भी दे दिया जाएगा कि कंप्लेनेंट ऐसा करो, तुम जानते हो ना एक्यूज कौन है, तुम्हारी आपस में लेन देन का पेमेंट का मामला है ना, तो ऐसा करो कंप्लेनेंट तुम ये लो सम्मन और तुम जो एक्यूज के घर पे सम्मन दे आना, बात खत्म। और साथ में कोर्ट के पास एक और अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिया है कि एनआई एक्ट के मामलों में अगर सम्मन भेजना है एक्यूज को तो फिजिकल मोड का इस्तेमाल भी करके सम्मन भेजा जा सकता है, कि कंप्लेनेंट भी जाके घर दे देगा और फिजिकल मोड से भी एक्यूज को सम्मन मिल जाएगा, ताकि एक बात सुनिश्चित हो जाएगी कि भाई एक्यूज को सम्मन एक्यूरेटली मिल चुका है और सम्मन मिलना ना मिलना, टाइम से मिलना ना मिलना की वजह से केस डिले ना हो पाए। तो ये इसीलिए पहली गाइडलाइंस यहाँ पे जारी करी है, ये ए पॉइंट के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे क्या करी गई है, और इसके अंदर आगे ये भी बोला हुआ है कि अब जब कंप्लेनेंट अपना नेक्स्ट हियरिंग पे आएगा ना, तो वो एक एफिडेविट फाइल करेगा कि जज साहब देखो आपके द्वारा जो बोला गया था ना कि सम्मन दे देना उस एक्यूज के घर जाके, और एक्यूज के घर जाके जब सम्मन कंप्लेनेंट देता है ना, उसको बोलते हैं कानूनी भाषा में दस्ती सम्मन। ठीक है, यहाँ पे आप अगर पहले वाले पॉइंट में देखोगे तो यहाँ पे दस्ती सम्मन का जिक्र भी करा हुआ है। ठीक है, ये रहा दस्ती सम्मन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है फिर जब अगली हियरिंग होगी तो कंप्लेनेंट को बोला जाएगा कि आप आइए कोर्ट में और एफिडेविट फाइल करिए कि आपने कंप्लेनेंट को सम्मन दे दिया है या नहीं। अगर कंप्लेनेंट आपने झूठ बोला तो आपके ऊपर जो क्रिमिनल कार्रवाई होगी वो अलग चलाई जाएगी, तो जो बोलना सच बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली है, सी पॉइंट के अंदर, सी पॉइंट के अंदर बोला है कि एक बात बताओ कि जब अपना कोर्ट में मामला आता है, एनआई कोर्ट की मामला आता है, तो यहाँ पे कोर्ट में ना क्यूआर कोड की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्यूआर यूपीआई पेमेंट करने की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि जब कोर्ट में दोनों पार्टी आती हैं और एक्यूज को सम्मन भेजने के बाद जब एक्यूज भी आ जाता है, तो उस केस में एक्यूज के मन में आ सकता है ना कि यार मेरे को कोर्ट के मामलों में नहीं पढ़ना, कोर्ट केसेस में मेरे को अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना, मैं पैसे देने को रेडी हूं। तो वहीं पे अगर एक्यूज एग्री होता है पैसे देने के लिए, तो कोर्ट में ही क्यूआर कोड लगा दो एक, ताकि एक्यूज जो है कोर्ट में पेमेंट कर देगा, मामला खत्म। और जो पार्टी को पैसे चाहिए थे, एक्यूज को पैसे देने थे, एक्यूज ने क्यूआर कोड कोर्ट में लगा हुआ था, तो एक्यूज ने क्यूआर कोड पे ही पेमेंट कर दी है चेक अमाउंट की, दैट्स इट। तो ये इससे हमारा मामला जो है बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज पे ही जो है एक्यूज को ऑप्शन दिया जाना चाहिए टू मेक द पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट एट द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, तो इससे मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सहूलियत रहेगी। अब तीसरी बात यहाँ पे और क्या बोली हुई है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट को अपना केस एनी एक्ट का दायर करना है तो कंप्लेनेंट को एक सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक कंप्लेंट जो भी दायर होगी 138 के अंदर, उनको कंटेन होना पड़ेगा एक सिनॉप्सिस। एक कंप्लेंट आप जो कोर्ट में डालोगे उससे पहले आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करके दायर करनी पड़ेगी कोर्ट में, तभी आपका मामला सुनवाई पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो सिनॉप्सिस का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा फॉर्मेट भी बना के दे दिया है। ये फॉर्मेट है, ये मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे अपना शेयर कर चुका हूं। जिन लोगों को नहीं मिला है, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जजमेंट भी मिल जाएगा, ये सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि कंप्लेनेंट का नाम, एक्यूज का नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, नेम, ठीक है, चेक का नंबर, डेट, अमाउंट कितने का था, ताकि जब जज साहब के सामने मामला आएगा ना, जज साहब को क्लैरिटी रहेगी, मुद्दे की बातें पता रहेंगी कि एक्यूज का नाम क्या है,
चेक अमाउंट क्या है, क्या जुरिडिक्शन मेरा यहाँ पे है इस केस की सुनवाई करने के लिए या नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी डिसऑनर का डेट कब डाला, रिटर्न कब हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी। फिल आउट करने के बाद आसानी रहेगी केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी, ताकि कोर्ट को भी पहले इनिशियल स्टेज पे पता लग जाएगा कि इस केस को कैसे डील करना है। क्योंकि अगर सिनॉप्सिस पहले जो केसेस चलते थे उसमें कोर्ट को एक दो हियरिंग में तो कोई केस को समझने में टाइम लगता था कि एक्चुअल में अमाउंट क्या है, एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या है पार्टीज के लिए, क्या यहाँ पे टाइमलाइन जो 138 के अंदर होती है उसका पालन करा है, या यूं ही पार्टीज ने केस डाल दिया है और फिर मामला अपील में जाता था, फिर और अपील में जाता था, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी चीजें। तो सिनॉप्सिस बनाना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या बोली है, नेक्स्ट बात यहाँ पे बोली है कि आपने अगर नया कानून पढ़ा है 130 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे एक सेक्शन है 223, सेक्शन 223 BNSS में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी परेशानी हुई है, कोई भी अपराध आपके साथ हुआ है, इनफैक्ट अगर कोई भी NI एक्ट का मामला है तो कोर्ट में आप जो है अपना कंप्लेंट दायर करोगे। अब जब कोर्ट में कंप्लेंट दायर करोगे तो BNSS के प्रोसीजर का इस्तेमाल करते ही तो करोगे। तो इसीलिए तो जो कंप्लेंट दायर करी जाती है वो 223 ऑफ BNSS के तहत, ये लिखा हुआ भी हो, हाँ ये रहा सेक्शन लिखा हुआ 223 BNSS का सेक्शन का इस्तेमाल करके आप कंप्लेंट दायर करते हो। लेकिन 223 में लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं मैं कंप्लेनेंट हूं, मेरे को पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा अपनी कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। तो ऐसे केस में 223 के अंदर लिखा हुआ है कि जब कंप्लेंट फाइल करी जाती है तो कॉग्निजेंस लेने से पहले एक्यूज को नोटिस जाएगा, मतलब समन जाएगा, और एक्यूज को भी कॉग्निजेंस लेने से पहले सुनना पड़ेगा। उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब दोनों बातों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे तो एक लंबा प्रोसेस हो गया है ये वाला सेक्शन अगर हम ध्यान में रखते हुए कंप्लेंट दायर करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि NI एक्ट के, केवल NI एक्ट के मामलों में जब 223 की BNSS का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में जब कंप्लेंट दायर करी जाती है तो वहां पे एक्यूज को कॉग्निजेंस लेने से पहले सम्मन भेजने की जरूरत नहीं है, नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब आपके पास कंप्लेंट आई है, आप पहले कॉग्निजेंस ले, उसके बाद सम्मन भेजना, फिर आगे की कार्रवाई शुरू करना, दैट्स इट। तो ये अच्छी चीज करी गई है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये बात कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी पहले क्लियर कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे सम्मन नहीं भेजना है, ये अच्छी बात है, हम इसको अप्रूव करते हैं, बात खत्म, और ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। और क्या गाइडलाइंस यहाँ पे जारी करी है, नेक्स्ट कौन सी गाइडलाइंस है, कौन से नंबर पे है, अब मैं 5वीं गाइडलाइंस आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या है कि F नंबर पे जो 5वीं गाइडलाइंस है, तो इसके अंदर ये बात बोली गई है कि अब जब मैजिस्ट्रेट के पास में अगर कोई मामला आता है NI एक्ट का, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले कुछ सवाल जवाब करेंगे, ठीक है, एक्यूज व्यक्ति से, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब को भी पता लग जाए कि केस को हम लंबा ट्रायल चला के खत्म कर सकते हैं या छोटा ट्रायल चला के खत्म कर सकते हैं। ये लंबा ट्रायल और छोटा ट्रायल का मतलब क्या होता है, लंबा ट्रायल का मतलब होता है वारंट ट्रायल का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए हमें केस चलाना है, छोटा ट्रायल का मतलब सम्मन ट्रायल का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए केस को खत्म करना है, और छोटा ट्रायल मतलब समरी ट्रायल का प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए हमें केस को खत्म करना है। इसीलिए मैजिस्ट्रेट साहब जो है पहले कॉग्निजेंस लेने के बाद भाई कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे कि ये सवाल जवाब करे जाएंगे आपके एक्यूज व्यक्ति से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6 सवाल पूछेंगे। अब ये 6 सवाल पूछने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि मेरे को वारंट ट्रायल चलाना है, वारंट ट्रायल का प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, सम्मन ट्रायल का या समरी ट्रायल का। याद रखना ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका पेज नंबर 12 से मैंने पेज नंबर 15 पे है, जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी है ये। उसके बाद लास्ट जो कोर्ट ने बोली है, लास्ट कोर्ट ने क्या बोली है, ये समरी ट्रायल, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि समरी ट्रायल चलाना है, ठीक है, और कौन सा ट्रायल चलाना है, ये चैप्टर नंबर 21 हमारा समरी ट्रायल की बात करता है, समरी ट्रायल और सम्मन ट्रायल की, ठीक है जी। तो आपने अगर BNSS पढ़ा होगा इसके बारे में पता होगा। अब आगे की बात करी जाए तो यहाँ पे अपना लास्ट पॉइंट क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है कि अगर मामला जब सब कुछ हो गया, कंप्लेंट भी सुन ली, समन भी भेज दिया एक्यूज को, एक्यूज से सवाल जवाब भी कर लिए, अब क्लैरिटी है कि भाई मुझे क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना है, मैजिस्ट्रेट साहब को क्लैरिटी आ चुकी है। अब यहाँ पे फिर मामला भेज दिया जाएगा फिजिकल कोर्ट में, ताकि पार्टीज का भी आपस में सेटलमेंट अच्छे से हो पाए और फिजिकल कोर्ट के अंदर NI एक्ट के मामले चलाए जाएंगे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट पास करने के बाद में ये गाइडलाइंस जारी करी। अभी एक चीज और है, याद रखना, पहले जजमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, संजा बिज तारी वर्सेस किशोर S बोरकर 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, याद रखना, पेज नंबर 19 पे आ जाओ इसके, ठीक है, पेज नंबर 19 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दायर करी है। ये 4 बातें हैं, आपको 4 बातें बहुत जरूरी है समझना। यहाँ पे बोला गया है, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना A, B और ये C और D, ये 4 बातें क्या बोली गई है कि अगर मान लेते हैं कि अब ट्रायल चल रहा है, अपना ट्रायल खत्म होने वाला है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एक्यूज के द्वारा चेक के अमाउंट के पैसे पे किए जाते हैं डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड होने से पहले, तो कोर्ट जो है
एक्यूज के ऊपर कोई भी तरह की कॉस्ट नहीं लगाएंगे, बात खत्म, और आपस में कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। ये पहला पॉइंट है। अब अगर मान लेते हैं एक्यूज जिद्दी इंसान है, अब एक्यूज ने जो है पेमेंट करी है चेक अमाउंट की, डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड हो जाने के बाद, तो ऐसे केस में एक्यूज के ऊपर कोर्ट जो है 5% की कॉस्ट लगा के उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर देंगे मामले को, ठीक है। 5% की कॉस्ट यहां पे लगाई जाएगी, और अगर ये देखो ये लिखा है ना, एडिशनल 5% की कॉस्ट लगाई जाएगी। सारी चीज जजमेंट में लिखी है, एक एक बात मैं जजमेंट के पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूं। उसके बाद तीसरी बात ये आ जाती है कि अब एक्यूज और जिद्दी है, ट्रायल कोर्ट ने तो अपना जजमेंट पास कर दिया कि एक्यूज को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, और मामला गया फिर अपील में, या मामला गया रिवीजन में। अपील में जाएगा तो सेशन कोर्ट के पास, रिवीजन फाइल कर रहे हो तो हाई कोर्ट के पास आप रिवीजन फाइल करोगे, ठीक है। तो अगर मामला रिवीजन या अपील में जाता है और उसके बाद एक्यूज के द्वारा चेक के अमाउंट की पेमेंट करी जाती है, तो जो रिवीजनल या अपेलेट कोर्ट होगा वो 7.5% की कॉस्ट, चेक अमाउंट का 7.5% एक्यूज के ऊपर कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है। और फाइनली अगर एक्यूज और जिद्दी है, मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में, और फिर चेक के अमाउंट की पेमेंट एक्यूज के द्वारा करी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है 10% कॉस्ट चेक अमाउंट की लगाई जाएगी, दैट्स इट। तो ये फाइनल अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जल्द से जल्द एनआई एक्ट के मामले खत्म हो पाए, डिस्पोजल हो पाए, तो इसीलिए ये अपनी सारी गाइडलाइंस जारी करी है। आप लोगों को ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, 6 गाइडलाइंस बताई हैं और 4 बातें कॉस्ट के ऊपर बताई हैं, तो आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग इसको सही मानते हो, गलत मानते हो, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और जिसको जजमेंट की कॉपी चाहिए वो लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहीं पे आपको जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।